जय हिंद प्यारे साथियों। सुबह के 9 बज चुके हैं और आपका भाई सूरज आप लोग के प्यारे परिवार अपडेट आईटीआई करियर में लाइव आ चुके हैं। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और हम लोग ताकि अपने क्लास को कंटिन्यू कर सकें। और जो लोग जुड़ चुके हैं उनसे मैं बता दूं कि आप लोग सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि और सारे दोस्त जो हैं और सारे बच्चे जो हैं इस क्लास में लाइव आ सकें और उन्हें भी मैं जो जानकारी देने वाला हूँ, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर फीटर ट्रेड के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसमें हम आप लोग को जो भी बताएंगे वो डिटेल वाइज होगी और आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हमारा क्लास नंबर जो है क्लास नंबर 2 है। इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया था जो कि हमने कल किया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 20 क्वेश्चन को हमने आपको डिटेल वाइज ऑप्शन के थ्रू पूरा के पूरा डिटेल में समझाया था। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाएं और जो बच्चे अभी लाइव नहीं जुड़ पाए उन्हें ये शेयर कर दें ताकि वो भी इस लाइव में आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे अपनी क्लास को आज एक नए सिरे से और जहाँ तक हम लोगों ने कल किया था उससे आगे बढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज कल की क्लास की तरह देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा कि आपने पहला क्लास जो किया था तो क्या उसमें आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको समझ में नहीं आई होगी, तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट के जरिए। तो मैं उसे सुधार करने की कोशिश करूंगा या तो उसे फिर से मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलते सीधे क्लास की ओर और क्लास में बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। साथियों, क्लास में चलने से पहले हमारी जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक बात बताएं। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर नज़र को बदलने से आपका नज़ारा बदल सकता है या तो आप अगर सोच बदल देंगे तो आपके सामने के सभी सितारे बदल सकते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, आप अगर चाहें तो टूटी हुई कश्तियों से भी आप किनारे को पा सकते हैं। तो आप अगर जिस कंडीशन में हैं, ऐसा नहीं कि आप कंडीशन को ब्लेम करके अपनी तैयारी को कमज़ोर कर दें। आप कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करें, मजबूत करें ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने इससे पिछली क्लास में मतलब कि पार्ट नंबर 1 में 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और 20 क्वेश्चन के बाद आज हम लोग 21वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21वें नंबर मतलब कि आज के क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है जिसमें आपको देखने को मिल रहा होगा, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्केट एज एक्स। मतलब कि फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना आपको। तो सबसे मैं पहले आपको फाइल के बारे में कुछ जानकारी दे दूं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं सारे पार्ट्स के बारे में बता देता हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यहाँ से यहाँ तक एरो देख रहे हैं, ये फाइल की जो होती है लंबाई होती है, लेंथ होती है, जिसको बोला जाता है कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक होती है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक याद रखना है। लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम सभी नाम को बता देते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये वाला पॉइंट जो है इसको पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉइंट बोला जाता है। पॉइंट बोला जाता है या तो इसको टिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? टिप भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद होता है हमारा, इस पे जहाँ पे आप देख रहे हैं दांतें कटी हुई है, इसे अगर बोले तो इसे फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे फेस बोला जाता है। इसके बाद ये साइड वाला जो है जिसमें आप देख रहे हैं इसे क्या बोला जाता है? तो EDGE बोला जाता है, मतलब कि एज बोला जाता है। इसके बाद आगे की पॉइंट की बात कर ले हम। उसके बाद ये जो पॉइंट आप त्रिभुज के रूप में देख रहे हैं, इस पॉइंट को आपको बोला जाता है हील। क्या बोला जाता है? HEEL, हील। उसके बाद आपको बता दें तो ये जो जहाँ पे आपका एक्स भाग है इसे बोला जाता है टैंग, TANG। ठीक है, तो आपका आंसर आपको इसके माध्यम से मिल चुका होगा। इसके बाद हम आगे और सारी बातें बता देते हैं। ये जो आपको मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको मुड़ा हुआ भाग दिख रहा है, इस भाग को हम कहते हैं क्या? शोल्डर, SHOLDER। जैसे कि इंसान का शोल्डर जो होता है उसी तरीके से ये फाइल का जो मुड़ा हुआ भाग है उसे शोल्डर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लकड़ी के आगे जो कुछ एक चीज़ लगा रहता है जिससे कि हम क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम फेरूल।
फेरुल का क्या काम होता है? तो फेरुल जब हम लकड़ी का कोई गट्ठल लगाते हैं जिससे कि हमारा फाइल जो है मजबूती से हम पकड़ सकें, क्योंकि लोहा रहेगा तो हमारे हाथों को डैमेज कर सकता है, हमें एक्सीडेंट करवा सकता है, तो इसीलिए हम इसमें लकड़ी लगाते हैं। तो लकड़ी के पे अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, लकड़ी फटने का डर रहता है, तो इसीलिए वहाँ पे एक स्टील का या तो लोहे का क्या लगाया जाता है, तो फेरुल लगाया जाता है, जिससे कि वो लकड़ी फटे नहीं और हमारे फाइल को मजबूती से पकड़े रहे। ठीक है, और ये हमारा लकड़ी का क्या होता है, तो इसे हम बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं? HANDL, जो कि आपको स्पेलिंग आपको मालूम होगा। तो हमने ये सारी पार्ट्स ऑफ फाइल बता दिया कि फाइल का कौन कौन सा पार्ट क्या होता है। आपको अगर कहीं पे कोई डाउट रहता है तो आप हमसे तुरंत पूछेंगे, लाइव में ही पूछेंगे, या तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारी बातें बता दी। तो हमने आपको जब नाम बता रहा था तो ये हमारा पॉइंट क्या था, तो ये हमारा था टिप या पॉइंट। उसके बाद जहाँ पे दांतें कटी हुई है उसे हम फेस कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ये हमारा एज होता है। एज के बाद जहाँ पे ये त्रिभुज का पार्ट बन रहा है, ये पार्ट क्या होता है, तो हमारा ये होता है हील। और ये पीछे का भाग जिस पे एक्स लिखा हुआ है उसे टैंग कहते हैं। और ये पीछे का भाग जहाँ पे मुड़ा हुआ देख रहे हैं ऐसे, वो क्या होता है, हमारा शोल्डर होता है। और इस शोल्डर के आगे में क्या लगा रहता है, तो फेरुल लगा रहता है, और फेरुल के पीछे हमारा हैंडल लगा रहता है। तो इस तरीके से हमने पूरे फाइल के पार्ट्स को जान लिया। और पार्ट्स को जानने के बाद हम आपको आगे इस क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप एक्स के बारे में हम जान चुके हैं कि ये कौन सा भाग है, तो इसका आंसर आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा टैंक, जो कि बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप बी टिक को टिक कर लेंगे। हिल क्या होता है, फेरुल क्या होता है, या तो फाइल की लंबाई कहाँ से कहाँ तक ली जाती है, तो हमने बता दिया कि फाइल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ली जाती है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि पॉइंट वाले भाग से, पॉइंट से लेकर के कहाँ तक, तो पॉइंट से लेकर हील तक हम क्या करते हैं, तो इसकी लंबाई को लेते हैं, फाइल की लंबाई को पॉइंट से लेकर हील तक लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है, तो वो आपको मैं बताने से पहले एक चीज बता दूं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको पिक्चर्स नहीं दिए गए। ये पिक्चर मैंने आपको कुछ समझाने के लिए लिया है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये आपको निमी के क्वेश्चन बुक में, MCQ क्वेश्चन बुक में नहीं मिलने वाला है, PDF में नहीं मिलने वाला है। ये क्वेश्चन हमने अपने तरीके से इस फोटो को ऐड किया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। क्या बोला गया, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। टू चेक राइट एंगल, मतलब कि समकोण की जांच करने के लिए। उसके बाद बोला गया न्यून कोण की जांच करने के लिए, अधिक कोण की जांच करने के लिए, और सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में कुछ बातें बता दूं, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्या है, ट्राई स्क्वायर है। इस ट्राई स्क्वायर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं मोटा सा भाग, इस मोटे से भाग को क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है। उसके बाद इस पे क्या होता है, तो 90 डिग्री में एक ब्लेड लगी होती है, और इस ब्लेड की सहायता से क्या करते हैं, तो हम लोग अपने वर्कशॉप में किसी भी जॉब या किसी भी कंपोनेंट का क्या करते हैं, तो राइट एंगल को चेक करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, तो इसके पतले वाले भाग को क्या बोला जाता है, एज बोला जाता है। और ये दोनों जो जुड़ी होती है, ब्लेड और स्टॉक, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे जुड़ी होती है। तो इसके मेन पार्ट्स दो ही होते हैं, ब्लेड और स्टॉक, जो कि आपस में 90 डिग्री पे जुड़े होते हैं। अलग अलग प्रकार के ट्राई स्क्वायर होते हैं। अगर आप क्लास करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल क्लास, तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग जो दो तरीके से किया गया है। पहले पिक्चर में आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं जॉब पे सेट करके इसका राइट एंगल को चेक करने का कोशिश किया जा रहा है, कि मतलब कि यहाँ का कोण जो है 90 डिग्री पे है या नहीं। उसके बाद आप यहाँ दूसरे पिक्चर में देखेंगे, तो दूसरे पिक्चर में ये जॉब है, और जॉब पे क्या है, तो इसके फेस को देखकर ब्लेड के साइड को सटाकर चेक किया जा रहा है कि इसमें समतलता है या नहीं। अब कैसे पता चलेगा समतलता है कि नहीं, तो जब आप जॉब को लेते हैं और जॉब को कहीं ना कहीं अपने ट्राई स्क्वायर के साथ टच करते हैं, तो आपको इसको इस तरीके से पकड़ना है कि जिधर सूरज उगा हो या तो जिधर से लाइट आ रही हो, तो वो उसकी ओर मुंह करके आपको देखना है। अगर इससे लाइट पास होता हुआ दिख जाएगा, तो आपको समझना है कि आपका इसमें कहीं ना कहीं एरर है। और अगर लाइट नहीं आएगा, तो आप समझेंगे कि आपका जॉब परफेक्ट बना हुआ है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो इस हिसाब से आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, समकोण की जांच करने के लिए। समकोण की जांच करने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस, मतलब कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो होता है जहरीला होता है। तो आपको पहले मार्किंग मीडिया के बारे में बता दूं। तो मार्किंग मीडिया जो होता है, मार्किंग मीडिया का काम क्या होता है, सबसे पहले इस बात को आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया का काम होता है कि मार्किंग मतलब क्या होता है, निशान लगाना। क्या करना होता है, निशान लगाना होता है। और मीडिया का मतलब क्या होता है, माध्यम।
तो निशान लगाने का जो माध्यम होता है उसे मार्किंग मीडिया बोला जाता है। अब मार्किंग मीडिया का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग और मार्किंग मीडिया हम लोग के लिए ज़रूरत क्या है, तो इस बात को हम बताते हैं। तो अगर हम कोई कंपोनेंट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर मान के चलिए कि हम एक स्क्वायर ब्लॉक लिए हैं, ठीक है, और इस पे हमको क्या करना है, तो एक हमको स्टेप काटना है। तो स्टेप काटने के लिए हम आपको पिक्चर पहले पूरा डिटेल में बना दें कि हमने ये एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक पे हमको क्या करना है, स्टेप इस तरीके से काटना है। तो अब हम अगर हेक्सोइंग करेंगे तो हमको बार बार इसको नापना होगा या तो हमको देखते रहना होगा। लेकिन अगर आप कंपोनेंट पे क्या करेंगे, तो माप ले लेंगे और माप लेने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग को पूरी तरीके से देख लेंगे, तो आपको बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो वर्क होगा थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन अब मार्किंग मीडिया का उपयोग क्या होगा, तो मार्किंग मीडिया जब हम अपने निशान को पक्का करेंगे तो जॉब जो होता है हमारा क्या होता है, तो जॉब हमारा मेटल का होता है और मेटल पे हम लोग पेंसिल से या तो किसी और चीज़ से अगर मार्क करते हैं तो वो सही से दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और सही से नहीं दिखाई देता तो हम लोग सही से काम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम अपने कंपोनेंट पे क्या करते हैं, तो कंपोनेंट पे सबसे पहले कुछ ऐसा तरल पदार्थ लगाते हैं जिस पर कि स्क्राइबर से अगर हम निशान लगाए तो वो निशान आसानी से हमको विजिबल हो, मतलब कि हम देख सकें। तो इसीलिए मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है। अब मार्किंग मीडिया बहुत प्रकार के होते हैं, हम आपको मार्किंग मीडिया का क्लास जब लिए थे उसमें सारी बातें समझाए थे, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है व्हाइट वॉश। व्हाइट वॉश क्या होता है, तो व्हाइट वॉश होता है चौक। चौक को हम क्या करते हैं, तो चौक को हम लोग स्पिरिट या तो चारकोल की मदद से घोलते हैं और उसके बाद अपने मेटल पे लगाते हैं और उस पर मार्किंग करते हैं। ये जनरली हम लोग नॉर्मल वर्कशॉप में, आईटीआई वर्कशॉप में यूज करते हैं। उसका दूसरा होता है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू का उपयोग क्या होता है, तो पर्शियन ब्लू का उपयोग हम लोग खुरदरी सतहों पे मार्किंग करने के लिए करते हैं। और इसमें एक चीज़ क्या होता है, तो ये एकदम एक्यूरेट होता है, ये जो होता है सतह के साथ एकदम नॉर्मली प्लेन लग जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये पर्शियन ब्लू जो होता है ये सूखने में काफ़ी समय लेता है, तो इसकी ये डिसेबिलिटी है कि ये सूखने में ज़्यादा समय लेता है। तीसरा है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को क्या बोला गया, तो कॉपर सल्फेट जो होता है ये फिनिश सतहों पे उपयोग किया जाता है और ये जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। तो आपका क्वेश्चन जो था उसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि कौन सा मार्किंग मीडिया जो होता है वो जहरीला होता है। तो कॉपर सल्फेट हमारा जो होता है वो जहरीला होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन आप डी को भी देख लेंगे, सेल्यूलोज लेकर। सेल्यूलोज लेकर क्या होता है, तो ये अलग अलग प्रकार के कलर में पाए जाते हैं। ये नॉर्मली जनरली हम लोग को दुकान में आसपास में भी मिल जाता है। तो ये सेल्यूलोज लेकर होता है, ठीक है। ये मेटल के अकॉर्डिंग से यूज किया जाता है, अलग अलग कलर में पाए जाते हैं सेल्यूलोज लेकर। तो इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो हमने समझा दिया कि व्हाइट वॉश क्या होता है, पर्शियन ब्लू कैसा होता है, कॉपर सल्फेट क्या होता है और सेल्यूलोज लेकर क्या होता है। तो हमने सभी मार्किंग मीडिया के पार्ट्स के बारे में, टाइप्स के बारे में समझा दिया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉपर सल्फेट जो होता है जहरीला मार्किंग मीडिया होता है, ठीक है। तो नंबर सी को आप सही से टिक कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। मतलब कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा जो होता है स्क्राइबर को पकड़ने का काम करता है। ऑप्शंस आपके सामने होगा, लेकिन हम इससे पहले आपको पिक्चर के माध्यम से सारी बातें समझा दें ताकि आप अपने आप से इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज है, जो कि यूनिवर्सल इसको क्यों कहा जाता है, तो इसमें एक बेनिफिट होता है, इसमें एक ऐसा गुण होता है जिसकी वजह से इसे यूनिवर्सल कहा जाता है। आप लोग यहाँ का पार्ट देख रहे होंगे, इसमें क्या है कि एक नट लगा हुआ है जो कि हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा नट है जिसको क्या बोला जाता है, फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू। फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू का क्या काम होता है, तो ये हमारे जो स्पिंडल है, स्पिंडल को क्या करता है, तो न्यून कोण या तो अधिक कोण में झुकाने की क्षमता रखता है, ठीक है। स्क्राइबर को अलग अलग एंगल पे झुकाने में मदद करता है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ही ये एडजस्ट करने में मदद करता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाए, यूनिवर्सल सरफेस गेज बोला जाता है। अब इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पार्ट्स क्या क्या है और पार्ट्स का क्या क्या उपयोग होता है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, बेस है, जिसपे क्या है कि हमारा पूरा यूनिवर्सल सरफेस गेज लगा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं गाइड पिन है, जो कि गाइड पिन का उपयोग कब करते हैं, तो गाइड पिन का जब हम कोई मार्किंग करते रहते हैं तो ये गाइड पिन हमारा क्या करता है, तो मदद करते हैं लाइन को खींचने में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रॉकर आर्म है, जो कि ये रॉकर आर्म जो है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के एक भाग पे लगा हुआ है और दूसरे भाग में हमारा क्या है, स्पिंडल लगा हुआ है। उसके बाद फाइन एडजस्टिंग स्क्रू के बारे में हमने बता दिया कि इसका काम क्या है, तो ये हमारे स्पिंडल को कहीं ना कहीं एंगल में झुकाने में मदद करता है। बेस का बात हमने बता दिया, स्पिंडल है जिसमें स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक अलग से पार्ट्स है जिसको स्नग बोला जाता है, और स्नग में क्या है, तो हमारा स्क्राइबर को पकड़ा गया है, ठीक है। और ये हमारा स्क्राइबर है जो कि एक पॉइंट सीधा होता है और दूसरा पॉइंट हमारा बेंट होता है, ठीक।
और ये क्लैंपिंग नट है जिसकी मदद से क्या करते हैं, तो हम स्क्राइबर को पकड़ने का काम करते हैं। तो ये हमारा पार्ट्स है जो कि स्क्राइबर के बारे में हमने बताया। इसके अलावा एक चीज़ और दिया गया जो कि आपको देखने में मिल रहा है, ये कि ये भी टाइप से कटा हुआ है। तो भी टाइप से क्यों कटा होता है, अगर हम राउंड जॉब पे कभी मार्किंग करते हैं तो ये हमारा जो है आराम से बेस हो सके और उस पर हम बेसिंग कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सरफेस गेज है जिसकी मदद से हम लोग अब क्या करेंगे, तो मार्किंग कर सकते हैं। तो आपको हमने जनरली बता दिया कि हमारा जो स्क्राइबर होता है, स्क्राइबर को कौन भाग पकड़ा रहता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कौन सा भाग है, तो वो स्नग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्नग हमारा स्क्राइबर को पकड़े रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस, मतलब कि इस वाइस का क्या नाम है। इस वाइस का क्या नाम है, तो ये पिक्चर आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के माध्यम से दिया गया। इसके अलावा हम जो बाकी पिक्चर्स है ये हमने आपको समझाने के लिए ले रखा है जो कि आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। तो इसे बोला जाता है हैंड वाइस। हैंड वाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका उपयोग जो हैंड के तरीके से करते हैं। अब हैंड से कैसे करते हैं, तो आप लोग को एक चीज़ इसमें नज़र आ रहा होगा जो कि है आपका विंग नट। विंग नट काफ़ी पॉपुलर होता है जो कि आपके हेक्सा में भी पाया जाता है। विंग नट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा नट है जिसे कि हाथों से आसानी से टाइट और खोला जा सकता है, या तो कौन सा नट है जो हेक्सा में पाया जाता है, तो वो विंग नट होता है, या तो हैंड वाइस में भी पाया जाता है। हैंड वाइस की बात कर ले तो हैंड वाइस की जो है जॉ की चौड़ाई की अगर बात करें तो जॉ की चौड़ाई 40 से लेकर 44 mm के बीच में होता है। कितना होता है, तो 40 mm से लेकर 44 mm के बीच में होता है। और लंबाई की बात कर ले तो लंबाई जो होता है ये जो पिन लगा हुआ है इसके मिडिल सेंटर से लिया जाता है इसके जॉ तक, और इसकी लंबाई जो होती है 125 से 150 तक होती है। ठीक है, 125 से कितना तक होती है, 150 तक होती है। इसके बाद आगे बताएंगे हम आपको। तो हमने हैंड वाइस के बारे में सारा कुछ जान लिया। हैंड वाइस के बाद हम आपको बताने की कोशिश करेंगे पिन वाइस क्या होता है। तो ये हमारा एक पिन वाइस है जो कि पिन वाइस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो अगर मान के चलिए कि कोई पतली सी तार की तरह से मेटल है और उसे पकड़ के हमको उस पर कोई वर्क करना है तो वहाँ पे हम लोग पिन वाइस का उपयोग करेंगे। इसके आगे में एक कॉलेट चक लगा रहता है। कॉलेट चक क्या करता है, तो कॉलेट चक को पुश करने से हम लोग किसी भी मेटल को, किसी भी कंपोनेंट को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये पतले पतले कंपोनेंट को पकड़ने में मदद करता है हमारा। उसके बाद दूसरा देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है पाइप वाइस। पाइप वाइस नाम से स्पष्ट है कि ये किसको पकड़ेगा, तो पाइप को पकड़ने का काम करेगा। ठीक है, इसके पार्ट्स को देख लेते हैं। हैंडल है, स्पेंडल है, उसके बाद अपर जॉ और लोअर जॉ, ये दो जॉ के मदद से काम करता है। अब पाइप वाइस से एक और रिलेटेड क्वेश्चन निकल कर आती है कि पाइप वाइस जो है पाइप को कितने जगह से कांटेक्ट करके पकड़ती है, तो वो 4 जगह से कांटेक्ट करके पकड़ती है जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो आप भी देख रहे हैं ऊपर वाला पार्ट का, तो ये एक सिरा और दूसरा सिरा, और नीचे वाले भी का एक सिरा और दूसरा, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 4 सिरा मिलकर क्या करता है, पाइप को पकड़ने का काम करता है। तो पाइप वाइस के बारे में इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। उसके बाद आप डी ऑप्शन में जो आपको दिखाया गया क्विक रिलीज वाइस, तो क्विक रिलीज वाइस हमारा इस प्रकार का होता है। ये बेंच वाइस की तरह ही होता है लेकिन इसमें एक क्विक लीवर लगा रहता है जिसकी वजह से इसे क्विक रिलीज वाइस कहते हैं। इसमें एक कंडीशन भी होती है, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ होती है, उसके बाद गाइड पिन होती है, बॉडी होता है, और एक हमने जो बताया क्विक रिलीज लीवर होता है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्विक रिलीज लीवर का काम क्या होता है कि अब नॉर्मल बेंच वाइस में आपको क्या करना पड़ता है, तो स्पिंडल को घुमाना पड़ता है और स्पिंडल को घुमाने के बाद आप अपने जॉब को खोल सकते हैं। लेकिन क्विक रिलीज वाइस में क्या होता है कि इस लीवर को अगर आप खींचते हैं तो आपका वाइस जो है आसानी से मूव हो जाएगा, आसानी से खुल जाएगा, जिसकी वजह से आप अपने जॉब को तुरंत से खोल सकते हैं। इसीलिए इसे क्विक रिलीज भी बोला जाता है। तो इस लीवर की मदद से आप क्या करेंगे, तो अपने जॉब को आसानी से खोल सकते हैं। इसको प्रेस करने से ये आसानी से खुल जाता है, तो इसमें दिक्कत कम आती है। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या था कि हमारा ये वाइस कौन सा वाइस है, तो हमने इसके बारे में आपको बता दिया कि ये हमारा हैंड वाइस है। और हैंड वाइस की लंबाई क्या होती है, तो 125 से 150 mm, और चौड़ाई क्या होती है, तो 40 से 44 mm होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बताया गया हम लोग को, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्टॉक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। इसका क्या है कि कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह पूछा गया कि अगर कुछ देर हम ब्लेड को चलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो ब्लेड का खिंच जाना, या तो ब्लेड की गलत पिच होना, या तो सॉ सेट का गलत चयन होना, और फिर नट के थ्रेड का घिस जाना। सही आंसर जो होगा हम आपको लॉजिकली समझा देते हैं कि अगर मान के चलिए कि आप किसी मेटल पे वर्क कर रहे हैं और मेटल पे क्या हो रहा है कि आप हेक्सा को बार बार घिस रहे हैं, तो घिसने की वजह से क्या होगा, तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगी, और घर्षण उत्पन्न होने की वजह से वो क्या होगा, मेटल गर्म होगा। और गर्म होने पे आपको फिजिक्स के तौर पे मालूम है, गर्म होने से क्या होता है, मेटल
खिंच जाता है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं नॉर्मली आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो नॉर्मली आपका आंसर होने वाला है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, मतलब कि ब्लेड का खिंच जाना। अगर ब्लेड खिंच जाएगा तो आप क्या होगा, तो वो ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि कुछ स्टॉक के बाद नया ब्लेड क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो इसकी वजह क्या है, तो ब्लेड खिंच जाएगा इसीलिए वो ढीला हो जाता है। अब क्यों ढीला होता है, तो मेटल पर जब गर्म होती है वो लगातार चलती है तो घर्षण की वजह से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो खिंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई ब्रोकेज ऑफ टीथ occurs easily while showing of then well works pieces and the start of cuts। मतलब कि पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। अब कोई पतला जॉब है और उस पतले जॉब पे अगर हम कट लगाते हैं तो पहले कट में ही हमारा क्या होता है, फाइल एक्सा का दांत क्या होता है, टूटने लगता है। अब इसकी क्या वजह है ये बात बतानी है आपको। तो इसके लिए आपको एक पॉइंट बताना है हमें, जो कि आपको जानकर रखनी है कि हेक्सा ब्लेड के जो ग्रेड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हेक्सा ब्लेड के ग्रेड जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, और चारों प्रकार के बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला प्रकार होता है वो कि क्रॉस, ठीक है, CROSS क्रॉस टाइप का होता है। उसके बाद क्या होता है, मीडियम टाइप का होता है। उसके बाद फाइन होता है, और उसके बाद वेरी फाइन होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार के हमारे ग्रेड पाए जाते हैं, और चारों ग्रेड के हिसाब से हमारा क्या होता है, तो हमारा ब्लेड बटा होता है। अब ब्लेड के क्या क्या काम है, और वेरी फाइन या तो क्रॉस मीडियम ये जो बांटा गया है, ये क्यों बांटा गया है, तो ये TPI के अकॉर्डिंग बांटा गया। TPI क्या होता है, टीथ पर इंच होता है। अब टीथ पर इंच मतलब कि हमारा जो कोई जॉब है, मतलब मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा एक जॉब है, और जॉब को काटने के लिए हमने क्या किया, हेक्सा का उपयोग किया। हेक्सा का उपयोग कैसे करेंगे, तो ये मान के चलिए हमारा हेक्सा है, और हेक्सा का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। हेक्सा का जो उपयोग करेंगे तो हेक्सा का जो ये जो टच में आ रहा है, जितना भी बॉडी टच में आ रहा ब्लेड का पॉइंट जो हमारे जॉब के साथ टच में आ रहा है, इसको हम लोग नापने की कोशिश करते हैं कि 1 इंच में कितना तीत है और कितना तीत हमारा जॉब के साथ टच में है। तो उसे कहते हैं TPI, मतलब कि 1 इंच में कितना तीत दिया गया है। तो ये अलग अलग प्रकार के ब्लेड होते हैं, और ये मेटल के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। तो ये सारी डिटेल आपको हम क्लास में बता चुके हैं। आप लोग फाइल के बारे में या तो हेक्सा के बारे में जब पढ़ेंगे क्लास में थ्योरेटिकल, तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है कि पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब हम कोई भी जॉब को कटिंग करते हैं, तो कटिंग करते समय क्या होता है कि हमारा जॉब है, और जॉब पे क्या होता है, तो ब्लेड का दांत टच होता है। अगर हमारा ज़्यादा चौड़ा जॉब होगा तो ज़्यादा दांतें टच होगी एक्सा ब्लेड की। और अगर कहीं हम पतले सीट पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पतले सीट पर काम कर रहे हैं, तो इसमें कम दांतें टच होंगी हेक्सा ब्लेड की। और कम दांतें टच होने की वजह से क्या होगा, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम प्रेशर तो कंटिन्यूसली अपने हिसाब से लगाएंगे। अगर कोई इंसान है तो वो अपने अकॉर्डिंग बल लगाएगा। अब इस पे क्या होगा, तो ज़्यादा दांत होने की वजह से बल जो होगा सभी दांतों पे बढ़ जाएगा, तो इस पे कम प्रेशर पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, तो 2 ही 3 दांतें टच में आएगी, जिस पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। तो इसका कारण सेम सीधा सीधा ये है कि प्रेशर जो है 2 से 3 दांतों पर पड़ता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, टूट जाता है। अब इस ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे कि हमारे ऑप्शन में ये चीज़ दिया गया है। अगर दिया गया है तो हम उसको सही करेंगे। ठीक है, तो हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, तो हाथ का बल क्या ज़्यादा होता है। कटिंग एक्शन बहुत छोटा होता है। कटिंग एक्शन छोटा होता है क्या, मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना चाहिए, या तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर ही पड़ता है। तो जो कि हमने आपको बताया कि ज़्यादा पर पड़ने की वजह से क्या होता है, तो हमारा ब्लेड अच्छे से काम करता है, क्योंकि जॉब ज़्यादा चौड़ा था। और अगर वर्कशीट हमारा क्या है, पतला होता है, तो उसमें दांतें कम टच कर पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूट जाता है। तो कुछ दांत टच करने की वजह से क्या होता है, तो हमारा ब्लेड टूट जाता है। तो ये हमारा सही सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर नंबर डी, कि कुछ हाथ का बल तो केवल कुछ दांतों पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर एंड ज्वाइंट। मतलब कि कॉर्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोरे करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। मतलब कि आपका मान के चले कि ये एक मेटल है, ठीक है, जो कि ये अलग सीट थी, और ये एक अलग सीट हमने वेल्ड किया इस बीच में। ठीक है, वेल्ड किया मान लेते हैं, और वेल्ड करने की वजह से क्या हुआ, तो इस बीच में कुछ कुछ चिप्स या तो वर रह गए हैं। अब इसको हम लोग अगर हटाना चाहते हैं, इसके लिए हम किस प्रकार के चीजल का उपयोग करेंगे। तो हम लोग ऑप्शन में जितने भी चीजल के बारे में दिया गया उस सभी चीजल के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे आपको दिया गया फ्लैट चीजल।
आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं फ्लैट चीजल के बारे में। हमारा पूरा बॉडी तो सेम रहता है, लेकिन इसका फेस जो होता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए इसे फ्लैट बोला जाता है। ठीक है, फ्लैट मतलब ज़्यादा चौड़ा। उसके बाद क्रॉस की बात करें तो क्रॉस कट चीजल क्या होता है, तो बॉडी सेम होती है इसका, लेकिन पॉइंट का जो चौड़ाई होता है वो कम होता है और पीछे का चौड़ाई जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन ये क्रॉस कट चीजल और फ्लैट चीजल में बस इतना ही अंतर है कि इसका फेस कम चौड़ा होता है और इसका फेस ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, बाकी सारी बॉडी आपस में मिलती जुलती रहती है। नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। तो अगला आपका है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल कहाँ है, तो डायमंड पॉइंट चीजल वैसा चीजल होता है जिसके पॉइंट पर क्या हो, तो आपका डायमंड की तरह चौकोर बना रहे। क्या हो, चौकोर बना रहे, जिसकी मदद से क्या हो, तो ये आसानी से मेटल को काट सके। ठीक है, तो ये आसानी से मेटल को काटने में काम क्यों देता है, तो ये अगर मान के चले कि ये हमारा मेटल था, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेटल था और इस पे क्या हो रहा है, तो कोने तक पॉइंट को पहुंचाया जा सकता है। और कोने तक पॉइंट पहुंचने की वजह से क्या होगा, तो आसानी से इसमें हमारे बर को या तो पॉइंट को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा क्या है, चौथा क्या है, हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का क्या काम है, तो हाफ राउंड चीजल में देख सकते हैं आप कि इसका जो ये पॉइंट है वो आगे से डायमंड पॉइंट चीजल की तरह ही दिख रहा है, लेकिन आगे से हल्का क्या है, तो वो राउंड है, जिसकी वजह से किस क्या बोला गया इसे, हाफ राउंड चीजल। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है हाफ राउंड चीजल का, तो हाफ राउंड चीजल का उपयोग किया जाता है तेल की नालियां काटने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है, या तो जिगजैग नालियां काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपको बता दें फ्लैट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं हम लोग नॉर्मल वर्कशॉप में, जो भी मेटल होता है उसको चिपिंग करने के लिए उपयोग करते हैं। और क्रॉस कट चीजल का हम लोग उपयोग करते हैं कीवे काटने के लिए। कीवे मतलब कि चाबी घाट काटने के लिए क्रॉस कट चीजल का उपयोग करते हैं। और बाकी हमने बता दिया कि हाफ राउंड चीजल का कैसे उपयोग करते हैं और डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग कैसे करते हैं। तो हम लोग चौकोर से पॉइंट अगर हटाना हो मटेरियल या तो वर्स हटाना हो, तो हम लोग क्या उपयोग करेंगे, तो डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसका पॉइंट जो होता है नुकीला होता है और वो चौकोर होता है, जो कि आसानी से दो पॉइंट ज्वाइंट वाले पार्ट्स के बीच में आसानी से पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्केट एज एक्स, मतलब कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताना है आपको। तो ये आपका हथौड़ा है, हथौड़े से रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। तो ये जो नीचे का पॉइंट होता है इसे फेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फेस। ऊपर का भाग जो होता है इसे बोला जाता है पेन। पेन मतलब होता है सिरा, जो कि इसके ऊपर का सिरा जो है बॉल है, तो इसे हम बॉल पेन बोल सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, तो ये हमारा क्या है, तो यहाँ जो राउंड देख रहे हैं आप इसे कहते हैं आई होल। क्या कहते हैं, आई होल। और आई होल के बीच में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, जो कि हम इसको पहले इरेज कर ले, उसके बाद आपको सही से दिखा सके। तो आई होल के बीच में आपको देखने को मिल रहा है कुछ अलग से लोहे के पट्टी डले हुए हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तो जिसे बोला जाता है वेज। WAG। वेज का क्या काम होता है, तो हम जो अपना हैंडल सेट करते हैं अपने हैमर में, तो उस हैंडल को टाइट से पकड़ने के लिए वेज का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप एक्स भाग का जो देख रहे हैं, एक्स भाग को क्या बोला जाता है, तो एक्स भाग के लिए हम बता दें, तो एक्स भाग को बोला जाता है चीक। चीक मतलब क्या होता है, तो चीक मतलब हम लोग समझते हैं गाल, और गाल जो होता है ये हेमर का बड़ा वाला भाग होता है, जिसपे क्या होता है, तो हेमर का वेट लिखा रहता है। क्या है, वेट लिखा रहता है कि ये कितने वजन का है, या तो ये किस कंपनी का है, किस मटेरियल का है। तो ये सारी डिटेल कहाँ लिखा होता है, तो इसके चिक पर लिखा होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हैंडल है जो कि लकड़ी का बना होता है। अब लकड़ी का हैंडल लगाने के पीछे का क्या कारण है, तो लकड़ी का हैंडल लगाने के पीछे का कारण यही है कि जब हम हैमरिंग करते हैं तो वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन हमारे हाथों तक न जाए, इसकी वजह से हम इसमें लकड़ी का हैंडल लगाते हैं, ताकि लकड़ी जो है हमारे शॉक को एब्जॉर्ब कर ले और हमें चोट न लगे। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की कि लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है और कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। इसमें आपको एक्स के बारे में बताया गया, तो एक्स के बारे में हमने अभी बताया कि इसे क्या बोला जाता है, तो चीक बोला जाता है। चीक पे क्या होता है, तो चीक पे हैमर का वजन, हैमर का कंपनी, हैमर का मेटल सारा कुछ लिखा रहता है। ठीक है, फेस कहाँ है, तो फेस ये नीचे वाला पार्ट है। उसके बाद आपका पिन कहाँ है, तो पिन आपका ये बॉल पिन है। और उसके बाद आई होल कहाँ है, तो आई होल के लिए दिखा दे, तो आई होल हमारा ये वाला पार्ट आई होल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला पार्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल G ऑन द कटिंग चीजल। काटने वाली छेनी पर प्रत्येक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। इसको हम आपको पिक्चर बनाकर समझाने की कोशिश करेंगे। मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल से हम क्या कर रहे हैं, तो चिपिंग का काम चीजल के माध्यम से कर रहे हैं। चीजल हमारा क्या है, तो इस पॉइंट पे आकर चीजल वर्क कर रहा है, और यहाँ पे बर इस तरीके से निकल रही है। तो आपका क्या होता है, तो आपको जिस चीज
सरफेस से वर्किंग चल रही है उस सरफेस पे काम करना है, ठीक है। उस सरफेस पे पहले आपको एक लाइन खींचकर दिखा देता हूँ। तो ये सरफेस से इधर काम चल रहा है और इधर काम चल रहा है। और एक हमारा क्या होता है, तो पॉइंट एंगल होता है। पॉइंट एंगल मतलब कि जिस पे चीजल का पॉइंट पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट एंगल है। अब अगर आपको पूछा जाए, तो अगर आपको बताएं तो ये जो नीचे का पॉइंट और ये हमारा नीचे का सरफेस, इन दोनों के बीच की एंगल की बात करें तो ये एंगल हमारा क्या होता है, तो ये एंगल हमारा होता है क्लियरेंस एंगल। क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। और उसके बाद अगर हम ऊपर वाले भाग के, चीजल के ऊपर वाले भाग और लंबवत रेखा की बात करें तो इसके बीच का कोण क्या कहलाता है, वो रैक एंगल कहलाता है। और हमारा जो चीजल जिस पॉइंट पे कटिंग कर रहा होता है उसे हम पॉइंट एंगल या कटिंग एंगल भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के एंगल हमारे चीजल के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब इस पिक्चर में भी हम आपको दिखा दें तो ये हमारा लंबवत लाइन है और ये हमारा चीजल के पॉइंट का एंगल है, और इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, तो इसे हम रैक एंगल बोलते हैं, ठीक है। रैक एंगल बोलते हैं। उसके बाद आपको दिखा दें तो ये हमारा चीजल का निचला पॉइंट है और ये हमारे निचले सतह के बीच का बना हुआ कोण क्या कहलाएगा, तो ये हमारा क्लियरेंस कोण कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्लियरेंस कोण हो जाएगा। और इन दोनों के बीच में जो एक आपको दिख रहा है, ये और ये, तो ये हमारा चीजल का पॉइंट है जिसको हम पॉइंट एंगल या तो कटिंग एंगल कहते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा गया हमें कि काटने वाली छेनी पर गामा किरण, तो गामा कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, तो हमने अभी बताया कि इस पॉइंट से लेकर लंबवत रेखा के बीच में जो होगा वो रैक एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कि इसे रैक एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट रिप्यूज, मतलब कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। अब ऑप्शंस आपके सामने, ऑप्शंस को आप लोग देखेंगे और ऑप्शन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला दिया गया डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, तन्यता। तन्यता का क्या काम है, तो हम तन्यता के बारे में समझा दें कि तन्यता में होता है कि हम इस कोई ऐसा धातु होगा जिसको क्या करेंगे, तो हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे और खींचने पे क्या होगा, वो एक तार के रूप में बन सकता है। या तो हम उसको पीटेंगे भी तो वो शॉक को ऑब्जॉर्व कर लेगा और वो अपने आप को चादर के फॉर्म में या तो तार के फॉर्म में बदल देगा। तो वो हमारा गुण क्या होता है, वो डक्टिलिटी कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि धातु का वह गुण क्या होता है जो बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, तो डक्टिलिटी होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो तार में किसी भी मेटल को बना सकते हैं। इसके बाद बाकी के ऑप्शंस के बारे में हम आपको समझा देते हैं कि बाकी के ऑप्शन में क्या दिया गया है। दूसरा टेनासिटी। टेनासिटी का क्या मतलब होता है, तो टेनासिटी का मतलब होता है तनाव। तनाव का क्या काम है, तो अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई मेटल है या तो कोई वस्तु है, जैसे कि आपके हाथ में अभी पेन होगा, तो पेन के बारे में जानते हैं कि पेन पे अगर आप दोनों साइड से तनाव लगाएंगे, दोनों साइड से दोनों तरफ खींचेंगे, तो दोनों साइड बराबर उस पर फोर्स पड़ने वाला है। और फोर्स पड़ने के बाद क्या होगा, तो वो बिना टूटे आपके हाथों में उसी प्रकार रहेगा, ठीक है। आप उसको खींचकर, दोनों को अगर बराबर फोर्स लगाएंगे तो खींचकर तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो उसे झेल सकता है। तो इसे दृढ़ता भी बोला जाता है या तो तनाव भी बोला जाता है। तो ऐसे गुण को क्या बोलेंगे, तो उसे टेनासिटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी वो होता है कि अगर हम किसी ऐसे चीज़ को, उसे अगर बल लगाएं, अंदर की ओर लगाएं या बाहर की ओर लगाएं, अगर उस पर हम कोई बाहरी बल लगाते हैं तो वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। और अगर हम उस बल को हटा देते हैं तो क्या होता है कि वह पुनः अपने पुराने अवस्थे में आ जाता है। जैसे कि रबर को, अगर आपको रबर दे दिया जाए और रबर पे आप दोनों साइड से बल लगाएंगे तो वो क्या होगा कि अपने शेप को बदल लेगा, और अगर हम बल हटाएंगे तो क्या होगा, वो पुनः उसी रूप में वापस आ जाएगा। तो वो होता है इलास्टिसिटी। उसके बाद डी में क्या है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का क्या मतलब होता है, तो मेलेबिलिटी का मतलब होता है आघात वर्धन्यता। आघात वर्धन्यता का मतलब क्या होता है, तो जो कि घात को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। घात को क्या है, जो सहन कर सके, जो चोट खाने के बाद क्या हो, टूटे ना, वो पतली सीट में, पतली चादर में बदल सके, उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। अगर किसी धातु को पीट पीट कर अगर चादर बनाया जाता है उसे मेलेबिलिटी कहते हैं। तो हमारा ये सभी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन था। इसके बाद हम आपको इसका सही आंसर भी बता चुके हैं कि धातु के उस गुण का नाम बताएं जिसमें वो बिना टूटे क्या होता है, तार में खींचा जा सकता है। तो वो हो जाता है हमारा डक्टिलिटी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग।
प्यारे मित्रों, 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग और करने वाले हैं क्योंकि क्लास लंबा होते जा रहा है। अब हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। हम लोग कल की क्लास में 20 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 15 क्वेश्चन को करने वाले हैं क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे आज जिसमें कि हमको डीप समझाना पड़ा है, जिसकी वजह से थोड़े टाइम ज़्यादा लगे। लेकिन आपको इस बात को ध्यान रखना है कि हमने आपको अगर समय लिया है तो आपको कहीं ना कहीं कंटेंट, मतलब कि आपको समझाने में ज़्यादा समय लिया है। आपको अगर समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाती है, तो आपको कहीं न कहीं उस क्वेश्चन को देखते ही आपका आंसर आपके आँखों पे झलक उठेगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं होगी। आप क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर पे चले जाएँगे कि ये ही आंसर होने वाला है। इसीलिए हम आपको क्वेश्चन को डिटेल वाइज़ समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग समय देंगे और समय के अकॉर्डिंग काम करेंगे और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आने वाला है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सिंपल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 पिच। अब सबसे पहले आपको इसमें 2-3 चीज़ नई-नई देखने को मिली है। सबसे पहले आपको जानना है कि स्पिंडल किसे कहते हैं, फिर जाके थिम्बल किसे कहा जाता है, पिच किसे कहा जाता है। इन सब चीज़ों को हमको पहले जानना है। अगर ये सब जाने रहेंगे तभी जाके आपको बातें समझ में आएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो रिलेशन है वो माइक्रोमीटर से रिलेटेड है और हम माइक्रोमीटर के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे साइड में माइक्रोमीटर का फोटो देख रहे होंगे, माइक्रोमीटर का पिक्चर देख रहे होंगे और माइक्रोमीटर में हम आपको समझा दें तो ये हमारा जो सी टाइप का, इसे फ्रेम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेम। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इस साइड का जो पार्ट है इसे एनविल बोला जाता है और इस साइड के पार्ट को स्पिंडल बोला जाता है। इसके बाद अगर आगे देखें तो यहाँ पे एक नट दिखाई दे रहा है आपको, इस नट को बोला जाता है लॉक नट। लॉक नट क्यों दिया गया है? तो जब हम माइक्रोमीटर की मदद से मेजर करते हैं तो मेजर करने के बाद हम इसको लॉक कर दें तो हमारा मेजर जो है खिसकता नहीं है और हम एक्यूरेट माप ले पाते हैं। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमारा माप जो होगा वो खिसक जाएगा, जिसकी वजह से हम माप को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसे स्लीव या बैरल कहते हैं, जो कि आपको इस पे मेन डिवीजन और सब डिवीजन दोनों दिया रहता है। ठीक है। उसके बाद आपको एक राउंड में दिख रहा है जिसपे कि आधा भाग क्या है, थ्रेडेड कटा हुआ, मतलब कि नर्लिंग की हुई है, और आधे भाग में क्या है, तो राउंड में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कटा हुआ है। राउंड में ग्रेजुएशन जो कटा हुआ है उसको भी समझा देते हैं हम कि राउंड में जो ग्रेजुएशन कटा होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और 0 से 5, 10, 15, 20 करके ये कहाँ तक जाता है? तो ये 50 तक जाता है। कितने भागों में बटा होता है? तो ये हमारा 50 भागों में बटा होता है। तो हम इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसे थिम्बल बोलते हैं और थिम्बल पे बोलेगा कि थिम्बल पे कितने ग्रेजुएशन कटे होते हैं, तो आपको ये बताना है कि 50 ग्रेजुएशन कटे होते हैं। उसके बाद ये रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप का क्या काम होता है? तो रेचेट स्टॉप का काम होता है कि माइक्रोमीटर जो होते हैं अलग अलग प्रकार के वर्कर या तो अलग अलग प्रकार के ट्रेनिज यूज करते हैं और सभी का बल जो होता है एक समान नहीं होता है, वो अपने तरीके से बल लगाते हैं और कौन कितने प्रेशर में पकड़ रहा है ये किसी को पता नहीं। ठीक है। तो इसीलिए इसमें रेचेट स्टॉप दिया गया है कि अगर आप जॉब का माप लेते हैं, क्योंकि ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि ये ज़्यादा सूक्ष्म मापता है। इसकी जो लिस्ट काउंट होती है वो भी हम बताने वाले हैं आपको। तो ये बहुत प्रिसीजन होता है। तो अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो ये ख़राब होने का ज़्यादा डर रहेगा, इसीलिए इस पर रेचेट स्टॉप लगा दिया गया है कि अगर आप इस पर प्रेशर देते हैं तो ये अपने से किट 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 का आवाज़ निकालने लगता है, जिससे कि हम समझ जाते हैं कि हमारा जॉब जो है, कंपोनेंट जो है आपस में टच हो चुका है। एनविल और स्पिंडल जो है हमारा जॉब को टच कर चुका है। ठीक है। तो ये हमारा पार्ट था। इसके बाद मैं बता दूं कि थिम्बल और स्लीव के बीच में अंदर में क्या होता है, तो एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है। उस स्पिंडल पे क्या होता है, तो थ्रेड कटे होते हैं। क्या होता है? थ्रेड कटे होते हैं। अब थ्रेड के एक दांत से लेकर 2 दांत के बीच, दूसरे दांत के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? पिच बोला जाता है। उस पिच को क्या बोला गया? तो पिच की दूरी कितने है? तो 0.5 बोला गया। एक दांत से दूसरे दांत के बीच में अगर जाएंगे तो वो 0.5 बोला गया है। तो अब आपको पूछा क्या गया है कि अगर थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी। अब थिम्बल जो है, तो थिम्बल के बारे में हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि थिम्बल किसे कहते हैं। तो हमारा ये पार्ट जो है थिम्बल है और थिम्बल का एक मोमेंटम, मतलब कि इस पे ये तो राउंड घूमता है, तो ये अगर एक बार गोल चक्कर काटता है तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये स्लीप पे कितनी दूरी को तय करेगी, ये आपको पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा जो माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर पे स्लीव में जो कटे होते हैं वो एक दांत, एक पॉइंट से, एक ग्रेजुएशन से दूसरे ग्रेजुएशन के बीच की दूरी होती है 1 और जबकि हमारा थिम्बल पे जो होता है वो थिम्बल पे कटा होता है कितना, 50 भाग कटा होता है। और 50 भाग को जब हम कवर करने की कोशिश करें, 50 भाग जब एक राउंड पूरा होता है तो ये स्लीप पे कितना जा पाता है,
तो 0.5 mm आगे बढ़ पाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको बोला गया कि थिम्बल के एक ग्रेजुएशन का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। पहले तो आप जानते हैं कि स्लीप पे जो मेन स्केल होता है उसके बीच का 1 mm होता है, सब डिवीजन का 1.5 होता है, और जब हम थिम्बल को एक रोटेशन पूरा देते हैं तो ये कितना घूमता है, तो ये 0.5 घूमता है। अब आपको थिम्बल पे एक ग्रेजुएशन दूसरे ग्रेजुएशन के बीच की दूरी को पूछा गया है, जो कितना होता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जानते हैं कि ये एक राउंड करता है तो कितना जाता है, तो ये 0.5 जाता है, और ये कितने भागों में बटा हुआ है, तो 50 भागों में बटा हुआ है। तो 50 भागों में बटा हुआ है, तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से अगर दशमलव को आप हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 5/500। अब इसका कैलकुलेशन आप करके देखिएगा, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 100, तो 1/100 को आपको कैलकुलेट करना है। तो 1/100 को आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 0.01 mm। तो मतलब कि आपके थिम्बल के जो एक ग्रेजुएशन के बीच का मान होगा वो कितना होगा, तो वो होगा 0.01, जो कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी होता है। तो आपको यहाँ पे यही पूछा गया है कि थिम्बल के एक डिवीजन में की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी, मतलब कि अगर थिम्बल पे मात्र एक ग्रेजुएशन को घिसकाया जाए, घुमाया जाए, तो हमारा स्लिप पे कितना दूरी वो तय करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करेगा 0.01 mm, जो कि हमारा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, सूक्ष्मतम माप होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। तो आपको इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा आप बैक करके, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि थिम्बल का जो राउंड में रोटेशन होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की दूरी को पूछा गया था। तो हम आपको पहले बता दिए थे कि थिम्बल का एक चक्कर जब पूरा होता है तो वो कितना आगे बढ़ता है, तो 0.5 आगे बढ़ता है, और ये 50 भागों में बटा हुआ है। तो 50 भागों को अगर हम इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 भाग में एक भाग निकालना हमको, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन होगा, तो 0.01 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। ये माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बारे में हम आपको समझाएं। माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट को अगर जानना है तो आपको अनदर वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन एक और पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आप लोग को। तो मैं पहले वर्नियर के बारे में समझाऊंगा, फिर जाके वर्नियर के क्वेश्चन को समझाऊंगा। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर के यहाँ पे रीडिंग को दिया गया, इस रीडिंग को आपको पढ़ के बताना है। लेकिन इससे पहले आप लोग वर्नियर कैलिपर के बारे में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर आप लोग के लिए हम लोग यहाँ लेकर आए हैं, और इसमें आपको समझना है। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा फिक्स जॉ है, और ये जो पार्ट है ब्लू कलर का, ये हमारा क्या है, ये मूवेबल जॉ है। इस मूवेबल जॉ का क्या काम होता है, तो मूवेबल जॉ का काम होता है कि हमारा जो जॉब है, या तो कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट को आगे पीछे हमारा स्लाइड करके इसे हम उस कंपोनेंट की माप ले सकते हैं। माप लेने के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो इसे बोला जाता है फिक्स जॉ, और इसे बोला जाता है फिक्स जॉ। ये इंटरनल पार्ट के लिए फिक्स जॉ हुआ, और ये एक्सटर्नल पार्ट के मापने के लिए फिक्स जॉ हुआ। ये मूवेबल जॉ है और ये भी मूवेबल जॉ है, लेकिन ये हमारा इंटरनल पार्ट मतलब कि अंदरूनी माप के लिए है, और ये आउटर माप के लिए मूवेबल जॉ है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको छोटे छोटे ग्रेजुएशन दिख रहे होंगे, जिसे वर्नियर स्केल कहा जाता है, और ये पूरे बीम पर आपको क्या है, मेन स्केल दिखाया गया है। ठीक है, ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है, इसे फाइंड एडजस्टिंग स्क्रू भी बोला जाता है। जब हम कंपोनेंट का माप ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं, तो इसे लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा जो है माप कहीं बिगड़ ना जाए। ठीक है, तो हम लोग इसके पार्ट्स बाय पार्ट्स के बारे में यहाँ पे पूरा जान लेते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये हमारा आउटसाइड मेजरमेंट के लिए क्या है, तो आउटसाइड मेजरमेंट के लिए हमारा है, फिर जाके ये फिक्स जॉ है, उसके बाद ये मूवेबल जो है किसके लिए, तो आउटसाइड के लिए। उसके बाद ये लॉकिंग स्क्रू है, क्लैंपिंग लीवर है, जिस पे आप हाथ डालकर, अंगूठा डालकर इसे स्लाइड करते हैं, ताकि आपको आसानी से स्लाइड करने में हो। उसके बाद ये मिलीमीटर में स्केल नीचे वाला दिया गया है। उसके बाद ये डेप्थ बार है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट का अगर डेप्थ चेक करना हो तो हम लोग कंपोनेंट का डेप्थ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर में जो दिया गया है, ऊपर वाला हमारा इंच स्केल होता है। उसके बाद इसे क्या कहते हैं, तो बीम बोला जाता है, या तो रेल बोला जाता है, और ये हमारा पार्ट जो है स्लाइडर है। उसके बाद इसे वर्नियर बोलते हैं, और इसे क्रॉस टिप बोलते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट्स को नापते हैं। तो ये हमारे वर्नियर का पार्ट्स हो गया, जिसके बारे में हमने आपको समझाया। अब आपको समझाते हैं आप
कि वर्नियर जो होती है वो कैसे काम करता है और इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि वर्नियर जो हमारा काम करता है वो दो स्केल के अंतरों पे काम करता है। दो स्केल मतलब कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर काम करता है। ये चीज़ आपको जानकर रखनी है। इसके बाद एक और चीज़ आपको जानकर रखनी है कि वर्नियर से आप जब भी रीडिंग लेंगे तो रीडिंग के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। रीडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो आप याद रखेंगे कि मेन स्केल क्या होता है, मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल में जो मान आएगा, वर्नियर स्केल में जो भी लाइन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 50 भागों में वर्नियर स्केल को बांटा गया है। तो वर्नियर स्केल का जो 50 भाग है वो मेन स्केल के किस पॉइंट से मैच कर रहा है, जिस पॉइंट से मैच करेगा उस पॉइंट का रीडिंग लेना है। वर्नियर स्केल का क्या होगा, तो वर्नियर का जो पॉइंट होगा वो मेन स्केल से कहाँ मैच कर रहा है, उसके बाद आपको गुना करना है तो वर्नियर के लिस्ट काउंट से। तो लिस्ट काउंट आपको मैं बता चुका हूँ 0.02। वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है, तो 0.02 लिस्ट काउंट होता है जो कि इसका सूक्ष्मतम माप होता है। तो अब हम लोग इसमें मेजर करके देखेंगे, मेजर बताएंगे आपको कि कितना इसका मेजरमेंट है। तो समझते हैं पूरे डिटेल से कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 का मतलब हुआ 40 और 40 से पीछे क्या है, तो ये हमारा 35 है, इधर 45 होगा, इधर 50 है, फिर इधर 55 होगा। इसी हिसाब से आपका मेन स्केल कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो हमारा ये क्या है, तो हमारा 35 नंबर का मेन स्केल मिल रहा है, क्रॉस कहीं ना कहीं कर चुका है। 35 नंबर के बाद आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपको एरो दिखाया गया, तो एरो में आपका 20वां पॉइंट जो है क्या है, तो मेन स्केल से मिल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि आपको पहले मेन स्केल को देखना है, किसको देखना है, मेन स्केल को देखना है। तो मेन स्केल को हमने देखा तो ये कहीं ना कहीं 35 को क्या कर रहा है, क्रॉस कर चुका है। तो 35 प्लस करना है आपको वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से मिल रहा है, तो ये 20वां डिवीजन कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो 20 गुने हमने क्या बोला, आपको लिस्ट काउंट लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, तो लिस्ट काउंट 0.02। इस हिसाब से अगर करेंगे तो 35 प्लस 20 को अगर 0.02 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 0.40 कहीं ना कहीं आने वाला है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो 35.4 लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 35.4 हमारा कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है। तो इसके बाद हम आपको आंसर में लेकर चलेंगे और ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया था, तो आंसर आया था 35.4, जो कि ऑप्शन में आपके कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि यहाँ पे 35.4 mm लिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गई कि वर्नियर स्केल हमारा दो स्केलों के अंतर पे काम करता है, वर्नियर कैलिपर, और उसमें कैसे जांच करना है, कैसे हमको चेक करना है। तो पहले हम लोग मेन स्केल को देखेंगे कि जीरो जो हमारा है, ये जो आप जीरो देख रहे हैं वर्नियर स्केल का जीरो, वो मेन स्केल के किस डिवीजन को पार किया है। जो डिवीजन को पार किया उस डिवीजन को पहले नोट करेंगे। उसमें प्लस करना है कि वर्नियर कैलिपर का कौन सा पॉइंट मेन स्केल के पॉइंट से पूरा पूरा मैच कर रहा है। उस पॉइंट को हम लोग 0.02 मतलब कि लिस्ट काउंट से गुना करेंगे और जितना आएगा उसे जोड़कर हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर होने वाला है। तो ये हमारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे साथियों, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आज हम लोग 35 क्वेश्चन तक जाने वाले हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन का टारगेट हम लोगों ने रखा है। और आज की क्लास में कहीं ना कहीं ज़्यादा डिटेल वाइज क्वेश्चन आ चुके हैं, इसीलिए हमारा क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे, बोर नहीं होंगे। क्लास में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नए सीखने की वजह से आप लोग को क्लास में इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होने वाला है। तो 34 नंबर को हम डिस्कशन कर लेते हैं, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। आज हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। हम लोगों ने मार्किंग मीडिया के बारे में भी जाना, वर्नियर कैलिपर के बारे में जाना, माइक्रोमीटर के बारे में जाना, सरफेस गेज के बारे में जाना, ट्राई स्क्वायर के बारे में जाना। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ गए हमारे पास जो कि आज हम लोगों ने डिटेल वाइज पढ़ा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग बतानी है मैं। अब बीवेल प्रोटेक्टर के बारे में भी हम लोग कुछ बातें जान लेंगे। तो बीवेल प्रोटेक्टर के बारे में जानने से पहले हम आपको यहाँ पर दिखा दें बीवेल प्रोटेक्टर किसे कहते हैं। तो ये हमारा बीवेल प्रोटेक्टर है। ठीक है, बीवेल प्रोटेक्टर में क्या क्या पार्ट्स होता है इसको पहले समझ लेते हैं हम लोग। बीवेल प्रोटेक्टर कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा राउंड में है, इसे बोला जाता है हमारा डाइस। और डाइस जो होता है हमारा राउंड में होता है, राउंड में होने की वजह से ये 360 में काम करता है। ठीक है,
और वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग हम लोग एंगल मेजरमेंट के लिए करते हैं। प्रोटेक्टर का मतलब ही होता है एंगल मेजरमेंट, मतलब कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का काम हम लोग एंगल को मापने के लिए करते हैं। तो ये 360 में मेजरिंग करता है। कैसे करता है? 360 में। और 360 में जो ये बटा रहता है, तो ये बटा रहता है 0 से 90, 90 से फिर 0, 0 से फिर 90 और 90 से फिर 0। इस तरीके से ये 90 तक जाता है, फिर 90 से फिर 0 तक जाता है, 0 से फिर 90 जाता है और 90 से फिर 0 चला जाता है। तो ये 4 भागों में इस प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, वर्नियर बीवेल प्रोटेक्टर। उसके बाद यहाँ पे अंदर की भाग जो ये आपको दिख रहे हैं, इसे बोला जाता है डायल। डायल का क्या मतलब होता है? तो ये हमारे सूक्ष्मतम माप को और डाइस को कहीं ना कहीं घुमाने में मदद करता है। ठीक है, वर्नियर को घुमाने में मदद करता है और हमारे बाहरी डाइस को भी घुमाने में मदद करता है, जिससे कि हम एंगल को सेट कर पाते हैं। तो डायल का काम जान गए आप लोग, डाइस का भी काम जान गए। उसके बाद वर्नियर स्केल, ये जो आप छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, इसे वर्नियर स्केल बोला जाता है। और ये जो बाहरी डाइस है, इसके ऊपर क्या होता है? तो हमारा मेन स्केल लिखा होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 नट दिख रहे होंगे, तो इस नट को क्या बोला जाता है? लॉकिंग स्क्रू बोला जाता है। तो लॉकिंग स्क्रू का क्या काम है? तो लॉकिंग स्क्रू का काम है कि हमारा डायल और डाइस को जो है एक जगह सेट करके रखना। ये हमारा डाइस है और ये हमारा ये अंदर का जो डायल है, इन दोनों को कहीं ना कहीं एक जगह क्लैंप करने के लिए हम लोग लॉकिंग स्क्रू का उपयोग करते हैं। और एक लॉकिंग स्क्रू और लगा हुआ है जो कि हमारे ब्लेड को कहीं ना कहीं रखता है। ये ब्लेड जो होता है वो एडजस्टेबल ब्लेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में नाली कटी हुई है और नाली कटी होने की वजह से इसे हम एडजस्ट कहीं भी कर सकते हैं। ब्लेड का एक और खासियत होता है, जो कि खासियत हम बता दें आपको। ब्लेड में एक साइड से आप 45 डिग्री के कोण को माप सकते हैं और दूसरे साइड से 60 डिग्री के कोण को आसानी से माप सकते हैं विदाउट बेवल प्रोटेक्टर को यूज किए हुए। आप ब्लेड के माध्यम से इन दोनों एंगल को नाप सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप नापना चाहते हैं तो बेवल प्रोटेक्टर का काम है कि ये न्यून कोण को क्या करता है? न्यून कोण को नापता है और फिर अधिक कोण को नापता है। किसको नापता है? अधिक कोण को नापता है। ठीक है, इसके अलावा एक और पार्ट्स है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जानने के लिए ये जो आप देख रहे हैं ये स्टॉक है। स्टॉक का क्या काम होता है? तो हम किसी भी कंपोनेंट का जब एंगल चेक करते हैं तो उस एंगल को चेक करने के लिए हम लोग इसको बेस मानते हैं और उस कंपोनेंट का बेस जो होता है हम इस स्टॉक से लगा कर रखते हैं। और जिस जिस सतह के हमको एंगल चेक करने हैं उसको हम ब्लेड से लगा कर रखते हैं, तभी जाकर हम एंगल को सही तरीके से चेक कर पाते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम एंगल को सही तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब बेवल प्रोटेक्टर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है कैसे काम करता है और कितनी शुद्धता में काम करता है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है हमारा 5 मिनट की शुद्धता में काम करता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या करता है? तो 5 मिनट की शुद्धता में। अब ये मिनट कहाँ से आ गया? तो कोण का सबसे सूक्ष्मतम माप क्या होता है? मिनट होता है। तो ये कोण में माप करता है। हमारा नॉर्मल जो इक्विपमेंट होता है वो क्या करता है? तो ये एंगल में डिग्री में मापता है, जो कि आप लोग जानते हैं। लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मिनट में मापता है। अब ये 5 मिनट कैसे जानेंगे? तो ये 1 डिग्री का क्या है? 1 डिग्री का 12वां भाग माप सकता है। 1 डिग्री का 12वां भाग अगर करते हैं तो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को अगर हम 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 5 मिनट की शुद्धता में ये हमारा बेवल प्रोटेक्टर काम करता है। तो इस तरीके से आपको हमने समझाने की कोशिश की कि बेवल प्रोटेक्टर किस प्रकार से कार्य को करता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है कि बेवल प्रोटेक्टर में आपको एंगल बताना कि रीडिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ये 4 भागों में क्या होता है? बटा होता है। 0 से 90, 90 से 0, 0 से 90, 90 से 0, इस तरीके से बटा होता है। तो मतलब कि ये अधिक कोण को भी माप सकता है और न्यून कोण को भी माप सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपका बेवल प्रोटेक्टर क्या, अगर बेवल प्रोटेक्टर को हम 20 से बांट दें, 0 के माध्यम से, वर्नियर के माध्यम से, तो अगर लेफ्ट साइड में अगर आप मापते हैं तो वो आपका अधिक कोण मापेगा। क्या मापेगा? अधिक कोण मापेगा। और राइट साइड में अगर मापते हैं तो ये न्यून कोण मापेगा। ठीक है, ये 2 बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा जब आप राइट साइड का, लेफ्ट साइड का मापते हैं तो आपको 180 बेस से कहीं ना कहीं उस मापे गए एंगल को घटाना है, तब जाके आप निकाल पाएंगे कि आपने सही एंगल कितना मापा है। और अगर न्यून कोण को आप नापते हैं तो आप जो नाप लेंगे वही नाप आपका एज इट इज रह जाने वाला है, जिसमें कि आपको कोई बदलाव नहीं करनी है। तो आपको ये 2 पॉइंट हमने बताया जो कि आपको समझनी है और समझ कर रखनी है कि अगर आप लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मापते हैं तो आपका जितना भी माप आएगा उसको 180 डिग्री से घटाना है। और राइट साइड में अगर मापते हैं तो आपका जो एज इट इज आएगा उसी को आपको कहीं ना कहीं रखना है। ठीक, जो कि आपको यहाँ पे एक साइन दिख रहा है एरो का कि आपको राइट साइड का मेजर बताना है।
तो अगर राइट साइड का देखना है तो आपको नॉर्मली 0 से स्टार्ट करना है, तो ये आपका 0 है और 0 के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 30 देखने को मिल रहा है और फिर 40 देखने को मिल रहा है और बीच में एक पॉइंट है जिसे 45 कहते हैं। तो 40 के बाद ये क्या है, तो 40 के बाद ये एक पॉइंट को पार किया हुआ है, इसे 41 बोलेंगे। तो हमारा ये 41 हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, तो उसके बाद हमको देखना है किसको, तो अपने वर्नियर के स्केल को। तो वर्नियर स्केल को देखेंगे तो 0 पॉइंट को अगर देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा 0 पॉइंट है। 0 पॉइंट से आप देख सकते हैं तो ये 5 मिनट, ये 10 मिनट, ये 15 मिनट, इस हिसाब से आपका कहाँ है, 30 मिनट यहाँ पे है, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, और ये हमारा क्या है, तो एरो जो मिला हुआ वो 50 मिनट से कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा कितना इसका मेजरमेंट होने वाला है, तो इसका मेजरमेंट जो होगा वो होगा 41.50 मिनट, मतलब कि 41 डिग्री 5 मिनट। तो 41 डिग्री और 5 मिनट किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो उसको आप टिक करेंगे। तो 41 डिग्री 5 मिनट जो है हमारा, ये हमारा कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इस आंसर को हमने सही कैसे किया, तो हमने इसको 0 से बेसिस माना और ये राइट साइड में नाप रहा है। तो राइट साइड में क्या होता है, जो हम एंगल मापते हैं वो हमारा एज इट इज रह जाता है। अगर हम लेफ्ट साइड में मापते तो क्या होता है, हमको 180 से माइनस करना होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में था, हमने आपको सारी बातें समझा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और आज की क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा जिसको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने डीप में डिस्कशन किए जिसकी वजह से हमारा क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का क्या उपयोग है। अब फीलर गेज क्या होता है और फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप लोग के लिए यहाँ से पिक्चर ले लिया है। आप लोग को ये पिक्चर पीडीएफ में नहीं दिखेगा, तो ये पिक्चर हमने आप लोग को समझाने के लिए ले लिया है। ठीक है, इसको समझते हैं। ऑप्शन है चेक द विथ, मतलब कि चौड़ाई की जांच करने के लिए, चेक द हाइट मतलब ऊंचाई की जांच करने के लिए, चेक द लेंथ लंबाई की जांच करने के लिए, चेक द गैप बिटवीन द मैचिंग पार्ट्स मतलब कि मिलने वाले भागों के बीच गैप को चेक करने के लिए। तो हमारा फीलर गेज जो होता है इसका काम है कि जब हम दो पार्ट्स को आपस में मैच करते हैं, मतलब कि मान के चले ये पार्ट था और ये एक दूसरा पार्ट है, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को हमने जोड़ा और इनके बीच में क्या है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैप देखने को मिल रही है। इस गैप को अगर हमको चेक करना तो हम कैसे चेक करेंगे, तो ये हमारा फीलर गेज है जिसकी मदद से हम लोग चेक करेंगे। इसमें अलग अलग ब्लेड पाए जाते हैं, अलग अलग ब्लेड देख रहे हैं आप, अलग अलग सेट में पाया जाता है और इन ब्लेडों के बीच में गैप कितनी होती है, इनकी गैप की बात कर लें तो गैप होता है हमारा 0.01 mm प्रति स्टेप, मतलब कि एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड के बीच की गैप कितना होता है, तो 0.01 mm गैप होता है। और इसकी मोटाई की बात करेंगे तो इसकी मोटाई कितना होता है, तो ये मोटाई होता है हमारा 0.03 से लेकर 1 mm तक हमारा क्या होता है, ये मोटा होता है। यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे ताकि आपको समझ में आए। 0.03 से लेकर 1 mm तक ये क्या करता है, तो इसकी मोटाई होती है। और अगर लंबाई की बात करें कि अगर इसके सेंटर से ये बाहर की ओर जो निकला हुआ है इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई होती है 100 mm। इस बात को आपको याद रखना है। अब फिलर गेज करता क्या है, तो फिलर गेज करता है कि दो मैचिंग पार्ट्स के बीच में हम इसको क्या करते हैं, तो एक पत्ती को क्या करेंगे, तो इस पत्ती को हम इस बीच में क्या करेंगे, डालेंगे और पता करेंगे कि इसका बीच में गैप कितना है। अब अगर एक पत्ती से हम गैप को पता ना कर पाए तो एक साथ 2 या 3 पत्ती का भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो हम एक पत्ती से भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के माप से पत्ती बनाई हुई होती है जिसकी गैप क्या होती है, तो 0.01 होती है और इसका जो मोटाई होता है कितना होता है, 0.03 से 1 mm के बीच में होता है। तो ये हमने आपको फिलर गेज के बारे में समझाया है। अब आप ऑप्शन को याद रखेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप खुद से आंसर मार लेंगे कि ये क्या मिलने वाले भागों के बीच की गैप को चेक करता है, इसीलिए फिलर गेज का उपयोग करते हैं। अब आप कैसे चेक करेंगे ये भी आप जान गए हैं। अगर आपको अपने वर्कशॉप में फिलर गेज दिखने को मिलता है तो आप इसके उपयोग करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि फिलर गेज का उपयोग आपने किया और आपको कैसा लगा और इसका उपयोग कितना मुश्किल है और कितना कठिन है। तो ये सारी जानकारी आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। हम आप लोग को बोलेंगे कि आप लोग अगर क्लास लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास में बने रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं जानकारी हम बेहतर देने की कोशिश करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी होने की वजह एक और भी है कि हम डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन से बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि हमें पूरे डिटेल में आपको समझाना होता है। अगर हम आपको ऑन द फेस समझाएं डायरेक्ट कैमरा के माध्यम से तो आपको कहीं ना कहीं ईजिली समझा सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ी समय की ज़रूरत है। लेकिन अभी आप लोग को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसीलिए हमने आप लोग के लिए सीरीज चालू किया है। तो आप लोग हमारा साथ बनाए रखेंगे ताकि हम भी आपका साथ बनाएं और आपको
अपने तरफ से जितना एफर्ट लगा सके हम आपको लगवाने में मदद करें। तो आप लोग इस क्वेश्चन सब का नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम के समय में कभी भी कोई टेंशन ना हो। बस आप एक बार नोट्स को देख लें तो आपको सारे क्वेश्चन रिकवर हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को डिटेल वाइज पढ़ना है। आप अपने से पढ़ें, किताब से पढ़ें, या तो अपने कॉलेज में पढ़ें, या तो आप किसी भी संस्थान से पढ़ें। आपको केवल पढ़ना है और अपने तरीके से नोट्स को तैयार करना है। अगर आप अपने तरीके से नोट्स को तैयार करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है और आप कहीं ना कहीं बेहतर करने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरीके से रोज़ सुबह 9 बजे जुड़ेंगे हमसे, और सुबह 9 बजे जुड़ने के बाद हम लोग रोज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे और आपको सारी क्वेश्चन डिटेल वाइज समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और हमारे आने वाली वीडियो और आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। और आपका एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए कि आप एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देंगे, ताकि हमें भी उससे मोटिवेशन मिले कि हमारे साथ हमारे सहपाठी हमारे साथ खड़े हैं, तो हम उनके लिए भी इतना मेहनत कर सकते हैं। तो इस सब बातों के साथ हम आपसे लेंगे विदा। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।